बेसिक करंट अफेयर्स कि 6 फेज, देखो अभी 6 फेज ऑफ प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना हैज बीन एक्सटेंडेड टिल विच मंथ। ये प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना कब स्टार्ट हुई थी, है ना, कोविड के टाइम पे स्टार्ट हुई थी। और इस टाइम पे कितना इसमें दे रहे हैं अन्न, है ना, 5 kg फूड प्रोवाइड कर रहे हैं। अभी देखो इसको फर्दर फिर से एक्सटेंड कर दिया गया। कब तक हुआ है? जून, अगस्त, सितंबर, दिसंबर, कब तक हुआ है? नेक्स्ट अभी सितंबर है ना, सितंबर के लिए इसको कंटिन्यू कर दिया गया है, सितंबर 2022। और किसमें है ये? यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, इसके अंडर रहेगा। कई बार ऐसे प्रश्न आ जाते हैं ना कि स्कीम किसके अंडर चल रही है। और अभी सितंबर 2022 तक है, कीपिंग इन कंसर्न्स विद द सेंसिटिविटी टुवर्ड्स पुअर एंड वल्नरेबल सोसाइटी। तो 5 किलो राशन मिलता है इसमें, है ना, हर एक इंडिविजुअल को प्रति माह। और क्या है, कितना पैसा, है ना, तो पैसा नहीं ले रहे हैं। हाँ ठीक है, 80 करोड़ लोगों को बेनिफिट देना है। और सितंबर तक फिर से इसको कंटिन्यू कर दिया गया है। ठीक है, फिर से 6th फेज, 5th फेज पहले बोला था, अब फिर से 6th फेज, एक और फेज हम स्टार्ट कर रहे हैं सितंबर 2022 तक। सोलोमन आइलैंड विच ड्राफ्टेड अ सिक्योरिटी डील विद चाइना, कहां पर लोकेटेड है? सोलोमन आइलैंड, अटलांटिक, इंडियन ओशन, पैसिफिक ओशन, अरेबियन सी। ये पैसिफिक ओशन में प्लेस इन न्यूज है रिसेंटली। क्यों था न्यूज में? ये चाइना है ना, चाइना के साथ एग्रीमेंट कर रहे हैं। जैसे पहले ताइवान वाले एरिया, उसके साथ एग्रीमेंट था इनका, अब ये डायरेक्टली मेनलैंड चाइना के साथ एग्रीमेंट बनाने की बात कर रहे हैं। तो इसमें क्या होगा कि अगर इनको जरूरत होगी उस, देखो यहाँ पर सोलोमन आइलैंड, पहले तो ये प्रश्न है कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया के पास है। तो ये पैसिफिक ओशन, है ना, नॉर्थ पैसिफिक ओशन, साउथ पैसिफिक ओशन बोलते हैं, तो पैसिफिक ओशन के अंदर है। और कर क्या रहे हैं ये अभी? जैसे चाइना के साथ अभी ड्राफ्ट इन्होंने डिस्कस किया है, एक सिक्योरिटी डील चाइना के साथ होने वाली है, जहां पर ये क्या करेंगे कि चाइना, है ना, कभी भी अगर मतलब जो जरूरत पड़ती है तो पुलिस, मिलिट्री पर्सनल, आर्म्ड फोर्सेस सोलोमन आइलैंड को भेज सकते हैं, अगर वहां पर सोशल ऑर्डर को मेंटेन करने की जरूरत पड़े। ठीक है, इससे लोगों की एप्रीहेंशन क्या हो रही है कि जैसे सोलोमन आइलैंड वाला जो एरिया है, यहाँ पर क्या होगा कि चाइना अपनी नेवल बेसिस भी बना सकता है। ठीक है ना, तो हो सकता है कि जैसे सप्लाईज भी होता है ना कि स्टॉप ओवर बन जाएगा, रिप्लेनिश कर सकता है सप्लाईज के लिए। इस वजह से कहीं ना कहीं जो एक इसका पहले शब्द यूज करते थे ना कि आजकल बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में बोल रहे हैं, पहले स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स इनिशिएटिव था, ठीक है, उसका एक इसकी कंटिन्यूटी बोल रहे हैं। पहले चाइना की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स थ्योरी चल रही थी। उसमें क्या होता है कि छोटे छोटे आइलैंड नेशंस हैं, उनके साथ रिलेशनशिप इंप्रूव करने हैं, फिर वहां पर धीरे धीरे उसको स्ट्रैटेजिक पार्टनर बनना है। अब जैसे श्रीलंका है, श्रीलंका में क्राइसिस हो रहा है, ये फायदा उठाते हुए लोन दे दिए पहले, जब वो लोन रिटर्न नहीं कर पा रहे हैं उस टाइम पर, फिर वो क्या कहते हैं कि आप लैंड को लीज कर दो। वो लैंड लीज हो जाएगा, फिर वहां पे अपना स्ट्रैटेजिक पोर्ट भी बना सकते हैं, जिस वजह से फिर जैसे मिलिट्री इनकी वहां आगे से अपनी नेवी है, नेवी की होती है ना कि वॉरशिप है या फिर सबमरीन है, इनको रिफ्यूल करना है, ये चीजें की जा सकती है। उसकी वजह से फिर उनकी रेंज बढ़ जाती है। जैसे एक वर्ड होता है ब्लू वाटर नेवी स्टेटस, है ना। ब्लू वाटर का मतलब क्या होता है कि वर्ल्ड में आप कहीं भी अटैक कर सकते हो, पूरे वर्ल्ड, हर ओशियन के अंदर आपका से है, क्योंकि क्या होता है 200 नॉटिकल माइल्स के बाद, है ना, वो इंटरनेशनल वाटर है। तो किसी भी कंट्रीज के 200 नॉटिकल माइल के बाद वहां पर कोई भी शिप आ जा सकता है। ठीक है ना, तो ये क्या करते हैं, हर एक ओशन के अंदर अपना एक एक शिप, वॉरशिप, अपनी सबमरीन्स रखेंगे। ठीक है ना, तो इंडिया भी कोशिश कर, तो यूएस है जैसे, तो यूएस के पास ब्लू वाटर नेवी स्टेटस है कि मतलब वो किसी भी ओशियन से कहीं पर भी अटैक कर सकता है, पूरे वर्ल्ड में अटैक कर सकता है अगर वो चाहे। ठीक है, जैसे यूएस ने भी मिसाइल्स चलाई थी, है ना, मतलब इस तरह से अटैक अलग अलग जगह पे किया जा सकता है। इंडिया चाह रहा है ब्लू वाटर नेवी स्टेटस कहाँ? विद इन इंडियन ओशियन। हम अभी सिर्फ इंडियन ओशियन में कोशिश कर रहे हैं ब्लू वाटर नेवी स्टेटस की, और ये चल रहा है। सोलोमन आइलैंड है, बाकी ताइवान वाला इशू है, ठीक है, वो चाइना का चाह रहा है वो उस एरिया को अपने अंडर करने का। नेक्स्ट है उड़ान प्रोजेक्ट, है ना, ये है स्कूलिंग एंड स्कॉलरशिप टू रूरल गर्ल्स, ना बहुत फेमस है ये ना, प्रोग्राम टू गिव विंग्स टू गर्ल्स स्टूडेंट। कौन सी स्टेट ने इसको इनिशिएट किया है? गुजरात, राजस्थान, सिक्किम, मध्य प्रदेश। ये
राजस्थान में गर्ल्स एजुकेशन को इम्प्रूव करने के लिए स्टार्ट किया गया है। तो राजस्थान है ना, एक कोलैबोरेशन किया है इन्होंने IPE ग्लोबल के साथ। प्रोजेक्ट किस चीज के लिए है कि लड़कियों की से इनरोलमेंट हमारी सेकेंडरी लेवल तक कराई जाए और उनको एलिजिबल लोगों को स्कॉलरशिप दिया जाएगा। IT इनेबल्ड सर्विस के साथ लाके एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है ना, तो दोनों चीजें, एक प्रीलिम्स में डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, मेंस में एग्जांपल्स लिख सकते हो। तो जैसे IT है, IT में जब हम एग्जांपल लिख रहे होते हैं ना, तो उसमें विमेन के बारे में ऐसे है, उसमें भी यूज किया जा सकता है। Which is the headquarter of United Nation Environmental Program? जिनेवा, नायरोबी, पेरिस या न्यूयॉर्क? कहाँ पर है UNEP का? ये नायरोबी केनिया में। ठीक है, नायरोबी केनिया है। ईयर ऑफ फाउंडेशन इसकी 1972 है ना। इन्वायरमेंट में काम करता है, इंडिया इसका मेंबर है। ठीक है, तो किस चीज के लिए? जैसे इसके डिविजन्स और जगह पर भी होते हैं, जैसे रीजनल लाइजनिंग होती है, आउटपोस्ट होती है, जो कोलैबोरेशन सेंटर की तरह काम करते हैं UNEP के लिए। तो इसकी इंसेप्शन कब हुई थी? 1972 में। किस चीज के लिए काम करता है? UNEP ग्लोबल अथॉरिटी है, इन्वायरमेंटल एजेंडा को जो सेट कर रही है, और इन्वायरमेंटल डायमेंशन में सस्टेनेबल डेवलपमेंट की अभी बात हो रही है। तो यूनाइटेड नेशन के साथ मिलके ओवरऑल इन्वायरमेंटल डायमेंशन में सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए काम कर रहा है, और अथॉरिटेटिव एडवोकेट है हमारा ग्लोबल इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए। यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम UNEP, Nairobi, Kenya. India has achieved which milestone in export in the financial year 21-22? 200, 300, 400 या 500? कितने बिलियन डॉलर हो गए हैं ना? 400 बिलियन। ये न्यूज में भी था काफी, ये 400 बिलियन हमने कर दिया हुआ है। और ये होता है ना कि क्यों इंपॉर्टेंट है इतना, कि जो एक्सपोर्ट है हमारे, पहली बार 400 बिलियन डॉलर का, अब तो 418 है ना, उसकी भी रिपोर्ट आ चुकी कि 400 से ऊपर जा ही रहा है। तो पहली बार हमने 400 बिलियन का मार्क किया है एक्सपोर्ट्स में। ठीक है ना। इंपोर्ट्स तो ऑब्वियसली इंडिया के ज्यादा है। सबसे ज्यादा क्या इंपोर्ट करता है इंडिया? क्रूड ऑयल, है ना। क्रूड ऑयल हम सबसे ज्यादा इंपोर्ट करते हैं। और वही इसी वजह से ना, जो प्राइसेस है हमारे, जो जैसे ये भी क्वेश्चन रहता है कि इतना क्यों प्राइस हमारे वेरी करते रहते हैं, है ना। डिपेंडेंसी हमारी इंपोर्ट पे, क्रूड करते हैं हम इंपोर्ट। भले जो फिनिश प्रोडक्ट्स कई बार हम एक्सपोर्ट भी करते हैं। इंडिया की रिफाइनरी बहुत अच्छी है, रिफाइनरिंग प्रोसेस हमारी अच्छी है, ठीक है, बट क्रूड हम इंपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, और फिर बाकी चीज एक्सपोर्ट। तो यहाँ पर 400 बिलियन डॉलर का मार्क हमने किया है, और ये हेल्दी परफॉर्मेंस दिखा रहा है। किन किन सेक्टर में? पेट्रोलियम के प्रोडक्ट्स, इंजीनियरिंग, जेम्स एंड ज्वेलरी, इसमें हम बहुत अच्छे हैं। जेम्स की कटिंग होती है ना, स्पेशली जैसे गुजरात है, गिफ्ट सिटी वहां पर अलग से बनाई गई है, वो इसीलिए क्योंकि हमारे यहाँ पर स्पेसिफिकली डायमंड कटिंग, ज्वेलरी बनाना इंडिया में बहुत टाइम से बहुत अच्छी करते हैं। तभी जैसे इंपोर्ट ना, गोल्ड भी हमारा एक मेजर इंपोर्ट रहता है, पर तो तभी उस पर हम ड्यूटीज लगाते हैं, क्योंकि इंडिया में लोग गोल्ड को होल्ड कर देते हैं। लेकिन हम एक चीज करते हैं कि अगर आप इंपोर्ट करके उसको प्रोसेस करके एक्सपोर्ट करोगे तो वो अलाउ, उसमें हम एक्सेसिव ड्यूटीज उसके लिए कम है, कि हम चाहते हैं कि आप इंपोर्ट करो, प्रोसेस करके एक्सपोर्ट कर दो, वो चलेगा। लेकिन अगर आप सिंपली इंपोर्ट करके होर्डिंग के लिए यूज कर रहे हो गोल्ड, वो चीज नहीं। गोल्ड भी हमारा एक मेजर इंपोर्टिंग जैसे रहती है, तभी कि ये नॉन एसेंशियल है, इसलिए हम क्या करते हैं, पॉलिसीज गवर्नमेंट लेके आ रही है गोल्ड बॉन्ड्स। ये चीज कर रहा है ना, कि जैसे गोल्ड बॉन्ड में क्या होगा कि जैसे प्राइस गोल्ड का वेरी करेगा, उस हिसाब से बॉन्ड का प्राइस भी वेरी करेगा। क्योंकि लोग गोल्ड क्यों रखते हैं? क्योंकि प्राइस इसका बढ़ता ही रहता है, गोल्ड का प्राइस हमेशा बढ़ता है, इसीलिए लोग इसको होर्डिंग के लिए, जैसे प्रॉपर्टी है, रियल एस्टेट में लोग क्यों इन्वेस्ट करते हैं? कि जमीन का प्राइस बढ़ना ही है, घटेगा थोड़ी, ऐसे कहा जाता है। ठीक है ना, इसलिए उसमें रहता है। तो यहाँ पे जेम्स ज्वेलरी, केमिकल, है ना, कॉमर्स मिनिस्ट्री ने कहा था। और जो हमारा मर्चेंडाइज्ड एक्सपोर्ट है, ये 37% से बढ़ गया, ये 400.8 बिलियन है। ठीक है, पहले कितना था? मार्च 21, ये पहले था हमारा 292 बिलियन, ये 20-21 वाला। आउटबाउंड ये हमारा टच्ड, ये 300 पहली बार 18-19 में सबसे ज्यादा गया था 300। फिर उसके बाद जैसे हम नेक्स्ट ईयर देखेंगे तो 292 बिलियन था, अब 400 बिलियन जा चुका है। तो एक मेजर शिफ्ट है। ठीक है ना, और इसी में होता है ना, जैसे इंपोर्ट है और एक्सपोर्ट है, अगर इन दोनों के बीच में डिफरेंस आ जाता है तो फिर बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस आ जाता है। क्यों? क्योंकि जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट है ये किस उसमें होता है? करेंसी में, हार्ड करेंसी, है ना, हार्ड करेंसीज में होता है। जैसे डॉलर एक हार्ड करेंसी है जिनमें इंटरनेशनल ट्रेड होता है। आजकल रेनबीबी, रेनबीबी किसकी है?
ये चाइना की, ठीक है ना। तो उस पे भी अब होने लगा, वो भी हार्ड करती थी ना, तो हार्ड करेंसीज में होता है हमारा। तो अगर वही है कि इंटरनेशनल ट्रेड हमेशा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट हमेशा हार्ड करेंसीज में होगा। अगर ये कम ज्यादा हो जाए तो क्या हो जाता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस, ठीक है। इसमें क्योंकि डॉलर का क्राइसिस है या इंटरनेशनल करेंसी का क्राइसिस है, इसीलिए हमको किसकी हेल्प लेनी पड़ती है, IMF की, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इसका मतलब ही नहीं स्टेट में पैसा खत्म हो जाता है, बस इतना है कि फॉरेन करेंसी खत्म हो जाती है। अभी रिसेंटली कहाँ चला हुआ है पंगा, श्रीलंका। श्रीलंका में बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस हो गया है। क्या थे मेजर रीजन, बिल्कुल एक और ये ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ, एक तो टूरिज्म पे बेस्ड थे, और इतना कोविड की वजह से इमीडिएटली टूरिज्म खत्म हो गया, तो उस वजह से पैसे ही नहीं आ रहे। फिर उसके बाद ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ वो बिल्कुल, जैसे पॉलिसीज, एक तो वेलफेयरिस्टिक पॉलिसीज वो काफी चलाते रहे अपनी, और तीसरे ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है ना, इन्होंने कर दिया कि हम पूरा ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे, फर्टिलाइजर है, पेस्टिसाइड है, इसका इंपोर्ट बंद कर दिया। बट उस वजह से क्या हुआ, अब फूड सिक्योरिटी की हालत खराब हो गई, ठीक है ना, क्योंकि जरूरी है अभी एक टाइम पे, तो पूरी कंट्री के लिए अगर ऐसा, तो वो ऐसा भी कहा जाता है कि राइट पॉलिसीज एट रॉन्ग टाइम कैन लीड टू अ डिजास्टर। पॉलिसीज उसने अच्छी करी, वेलफेयर पे काम किया है, बट ये सारी चीजें डिजास्टर के लिए ले गई। फिर ये हु इज द फर्स्ट पैरा एथलीट टू रिसीव द पद्म भूषण इन इंडिया, कौन है ये पैरा ओलंपिक है, जैवलिन थ्रो करते हैं, देवेंद्र जजारिया, मरिया थंजूर, कौन है ये देवेंद्र जजारिया है, ठीक है। इनको अभी पद्म विभूषण मिला था, और क्या करते हैं ये ना, जैवलिन थ्रो करते हैं। थर्ड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। हाईएस्ट कौन है, पद्म भूषण, विभूषण क्या होता है, भारत रत्न, सबसे वो भारत रत्न। भारत रत्न किसको मिला था अभी, इससे पहले भारत रत्न किसको मिला था, खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड है ना, इसमें नालको, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड और मिनरल एक्सप्लोरेशन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये तीनों मिलकर कर रहे हैं क्रिटिकल और स्ट्रेटेजिक मिनरल्स के। क्लियोथियो घाना नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट, कहां पर है क्लियोथियो घाना नेशनल पार्क, राजस्थान में है ना, भरतपुर राजस्थान। Which is the first Indian state to introduce carbon neutral farming method? आजकल कार्बन न्यूट्रल फार्मिंग मेथड की बात हो रही है, तो कौन सा है, पंजाब, केरला, राजस्थान, गुजरात, पहली स्टेट जो इसको इंट्रोड्यूस करेगी केरला, है ना। केरला अभी फर्स्ट स्टेट बनी है कार्बन न्यूट्रल, कार्बन न्यूट्रल फार्मिंग करने के लिए। यहाँ पर 6 करोड़ इन्होंने अपने बजट में दिया हुआ है। तो इसमें क्या क्या होगा, पहले फेज में कार्बन न्यूट्रल फार्मिंग 13 फार्म्स में इंप्लीमेंट की जाएगी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट और ट्राइबल एरियाज के अंदर, और फिर स्टेप्स लिए जाएंगे कि ना स्टेट सीड फार्म, ये अलुआ में है, कार्बन न्यूट्रल फार्म इसको बनाया जाएगा, पहला ये स्टेप है। फिर इसके बाद मॉडल कार्बन न्यूट्रल फार्म्स डेवलप किए जाएंगे 140 कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज के अंदर, ठीक है। तो कार्बन फुटप्रिंट क्या होता है, एमिट, कितना कार्बन हम एमिट करेंगे, वो कार्बन फुटप्रिंट के अंदर आता है, ठीक है। और हर एक कंट्री अभी कि हम अपना कार्बन INDC होते हैं, है ना, इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड गोल्स जो होंगे ना, हर कंट्री, जैसे आजकल जैसे इंडिया भी बताता है, जैसे कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी होती है तो सब हम लोग बताते हैं कि हम कितना अपना कार्बन एमिशन कम करेंगे। कयोटो कयोटो में आया था कि आपने कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन को कम करना। Which is the first state in the country to implement the national e-विधान application? है ना, ये तमिलनाडु, नागालैंड, वेस्ट बंगाल, तेलंगाना, नागालैंड, है ना। ये है क्या नेशनल ई-विधान, है ना, विधानसभा को ऑनलाइन कर रहे हैं, सारी चीजें पेपरलेस हो गए बिल्कुल। तो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ऑफ नागालैंड इन्होंने फर्स्ट स्टेट है, फर्स्ट असेंबली है जो नेशनल ई-विधान एप्लीकेशन स्टार्ट कर रही है पेपरलेस, कर सकता है। तो इसमें क्या क्या चीजें, बजट सेशन है ना, ये हुआ था, इसमें इन्होंने ई बुक करी है, टेबल करी है। तो नेशनल ई विधान एप्लीकेशन क्या है, यूनिकोड कंप्लायंट सॉफ्टवेयर, इसमें प्रोविजंस है इजी एक्सेस, जैसे क्वेश्चंस है, बिजनेस रिपोर्ट्स, और बायलिंगुअल है, इंग्लिश और किसी और रीजनल लैंग्वेज में भी किया जा सकता है। तो नेशनल ई विधान एप्लीकेशन, और ई विधान एप्लीकेशन सिंपल, इसके अंदर हिमाचल प्रदेश पहली है, और उसमें फर्स्ट स्टेट हिमाचल, और पहला बजट
ये भी था कि फर्स्ट पेपरलेस बजट किसने किया, हिमाचल, ये 2000 में कर दिया। नेक्स्ट है किंजल, ये हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल, यूक्रेन, रशिया, यूएस, नॉर्थ कोरिया, किसकी है? ये रशिया की है ना। क्यों है फेमस? है ना, रिमोटली पायलट की जा सकती है, ड्रैगर भी है इसका नाम ना, मार्क 12 टाइम्स द स्पीड ऑफ साउंड ये काम करती है। तो यहाँ पर किंजल है ये रशियन, इसको रशियन में क्या है, X447M2 है ना, ये ड्रैगर है, इसका मतलब रशियन न्यूक्लियर कैपेबल हाइपरसोनिक एरोबैलिस्टिक एयर टू सरफेस मिसाइल, एयर से मतलब सरफेस, मतलब कि जेट में जा रहे जाके हिट कर सकते हैं, एयर टू सरफेस है। तो यहाँ पर 2000 किलोमीटर तक जा सकती है, 12 मैक स्पीड है, मतलब बहुत ज्यादा है। इस मैक क्या होता है? साउंड की स्पीड ना, तो साउंड की स्पीड मैक, 1 मैक हो गया, तो मार्क 3 मतलब 3 मैक से चल रहा है, तो यहाँ पर 12 मैक, तो स्पीड बहुत ज्यादा है। और इसके अलावा एक और चीज है कि आप इसको रिमोटली पायलट भी कर सकते हैं, मतलब इसकी डायरेक्शंस वगैरह चेंज कर सकते हैं। न्यूक्लियर कैपेबल इसको किया जा सकता है, तो कन्वेंशनल न्यूक्लियर दोनों आप लॉन्च किया जा सकता है, ये TU-22M3 बॉम्बर्स या MiG-31 के इंटरसेप्टर, दोनों से यूज किया जा सकता है आजकल सदर्न मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट, वेस्टर्न मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट में। क्यों था न्यूज में अभी, वही है कि जो न्यूक्लियर अटैक हो सकता है यूक्रेन के साथ, वहां पर यूज किया जा सकता है। Which country has developed relativistic clustron amplifier which can destroy satellite in space? India, Russia, China, Israel, किसके पास है ये शक्ति? चाइना, चाइना ने किया हुआ है कि माइक्रोवेव मशीन, ये रिलेटिविस्टिक क्लिस्ट्रॉन एम्पलीफायर, ये जाम कर सकता है या डिस्ट्रॉय कर सकता है किसी भी सैटेलाइट को स्पेस में। ठीक है, डिवाइस वेव्स बर्स्ट करेगा 5 मेगावाट तक, ये के बैंड पे होती है, और सिविल या मिलिट्री पर्पस के लिए कोई भी होगा उसको खत्म कर सकता है आपका सैटेलाइट। ठीक है, डायरेक्ट एनर्जी वेपन्स इनको कहा जाता है। ये क्या करते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी इसको कंसंट्रेट करते हैं, जिससे इक्विपमेंट या इंडिविजुअल डिस्ट्रॉय हो सकते हैं। ठीक है, तो चाइना है, इन्होंने डेवलप किया है। आज के लिए बात चली हुई है ना कि स्पेस वॉर्स, अब जो नेक्स्ट फ्रंटियर है वो स्पेस है। इवन ट्रम्प भी कहते थे स्पेस है, स्पेस है ना, उनकी मैं स्पेस फोर्स बताऊंगा, चाइना है। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022? 123, 136, 141, 146, 136 है ना, 136 है। तो हमारा रैंक इंप्रूव किया है इस बार, है ना, 3 स्पॉट्स इंप्रूव किए कर गया है, 136 पोजीशन है यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में। 146 कंट्री के बीच में होता है, 146 में 136, तो मतलब हिंदुस्तान के लोग ज्यादा खुश नहीं रहते। ठीक है, पहले 2021 में क्या था 139, तो 3 स्पॉट हमने इम्प्रूव किया है। ठीक है, उसके बाद ना अफगानिस्तान, ये अनहैप्पीएस्ट कंट्री, 146 पोजीशन। ठीक है, अभी क्या पता फिर यूक्रेन आ जाएगी नए वाली में, तो 146 अफगानिस्तान, हम 136 में है, और बीच में नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, इन सब जगहों पे लोग हमसे खुश रहते हैं। नेपाल में भी ज्यादा खुश लोग हैं। ठीक है, बाकी अगर फर्स्ट 5 किया तो फिनलैंड, कई बार ये क्वेश्चन आता है टॉप किसने किया, फिनलैंड, डेनमार्क, आइसलैंड, स्विट्जरलैंड, नीदरलैंड, तो इन कंट्रीज में लोग खुश रहते हैं ज्यादा। अच्छी है वैसे जो ये कंट्रीज होती है ना, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज, इनका लाइफस्टाइल अलग है भाई। चलो, जैसे हमारे यहाँ भी अगर ऐसे कहते हैं पहाड़ों में जो लोग अमीर है ना वो भी स्कैंडिनेवियन लाइफस्टाइल जी रहे हैं भाई, खुश रहते हैं, बढ़िया। Which country tops the list in South Asia in term of women on board of listed companies? तो सबसे ज्यादा women जो listed है ना कंपनीज में कौन है? इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, मालदीव्स। ये कहाँ पर है? बांग्लादेश। अभी वो बेल रिंगिंग सेरेमनी होती है जब स्टार्ट होता है ना, जैसे स्टॉक एक्सचेंज स्टार्ट होती है, तो वुमेन को बुला के इन्होंने बेल रिंगिंग सेरेमनी कराई, तो वुमेन ने इंटरनेशनल वुमेन डे के दिन ना, तब ये काफी फेमस हुआ था कि बांग्लादेश टॉप करता है साउथ एशिया में ना वुमेन ऑन बोर्ड लिस्टेड कंपनीज। तो स्टडी कंडक्ट की गई है इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन के द्वारा, ढाका स्टॉक एक्सचेंज में वुमेन को बुलाया गया था बेल रिंग करने के लिए। उस टाइम पर फिर उन्होंने बताया भी था कि है ना, ये लेटेस्ट फिगर क्या कहते हैं कि देयर इज अ इंक्रीज इन परसेंटेज ऑफ वुमेन जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स हैं, जो इंडिपेंडेंटली काम कर रहे थे लिस्टेड कंपनीज में। तो पहले 5 थी 2020 में, 6 हो चुकी है, 6%।
इवन दो कोविड का इम्पैक्ट आया है, फिर भी वुमेन ने अच्छा काम किया है। तो ये प्रेस रिलीज है IFC का, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, और यहाँ पर स्टडी शो करती है कि 18% लिस्टेड कंपनी बोर्ड डायरेक्टर्स आर वुमेन। ये इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट 6%, अदरवाइज 18% लिस्टेड कंपनीज में वुमेन बोर्ड मेंबर्स है। तो बांग्लादेश अच्छा काम कर रहा है। बांग्लादेश में ना जैसे कोऑपरेटिव मूवमेंट भी बहुत अच्छा रहा है। कौन थे इसके प्रणेता जिनकी वजह से ऐसा हो पाया था बांग्लादेश में? मोहम्मद यूनिस है। इन्होंने ग्रामीण बैंक स्टार्ट किया था, और एक सेल्फ हेल्प ग्रुप का कॉन्सेप्ट कि क्या करेंगे, सब लोग आएंगे, वो लोग इकट्ठा होंगे और उसके बाद थोड़ा थोड़ा पैसा डालेंगे, फिर वो जो पैसा इकट्ठा हो जाएगा उससे कुछ काम करेंगे, और सब लोगों को वेलफेयर, सबके वेलफेयर के लिए काम करेंगे, या लोन्स दे रहे हैं वही उसी पैसे से, फिर जिसको जरूरत है उसने कुछ काम किया और फिर पैसा वापस आ गया। तो ग्रामीण बैंक, लोगों ने ही अपना पैसा इकट्ठा किया, फिर जिसको जरूरत है उसको दिया, उससे जो पैसा आया वो सब लोगों में प्रॉफिट की तरह बांटा जिन्होंने पैसा दिया था। ठीक है ना, इस तरीके से। और यहाँ पर क्या था कि लोगों ने खुद मैनेज किया, लोग इन्वॉल्व थे, इसलिए जैसे होता ना कि NPA नहीं हो रहे थे, क्योंकि NPA तब होता है जब पता नहीं लगता। यहाँ सब सबको जानते थे, तो NPA का ज्यादा था ही नहीं, क्योंकि ऐसा होता कि जिसको जेन्युइनली दिक्कत है सब समझते थे, यार ये कैसे दे पाएगा, तो बोले इसके एक्सटेंड कर दो लोन। तो ये इसका ड्रॉप आउट रेट NPA बहुत कम था ग्रामीण बैंक का, बहुत अच्छा एग्जांपल था। और यहीं से जो सेल्फ हेल्प मूवमेंट बांग्लादेश का ना, इससे इनके, जैसे हम देखते हैं ना कई इंडिकेटर्स में बांग्लादेश बहुत अच्छा काम कर रहा है, उसका बेसिक रीजन वो है कि वहाँ पे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, और उसमें कहीं ना कहीं विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप ज्यादा प्रमोट हुए थे। जैसे अभी हम बात करें कि विमेन डायरेक्टर्स इतनी है। यस, बहुत इसके इनके देखना आपने इंडिकेटर्स में ना, जैसे हेल्थ इंडिकेटर्स, एजुकेशन इंडिकेटर्स, ये अच्छा होता है ना, इंडिया से कई बार ऊपर चल रहा होता है। उसका रीजन है मोहम्मद यूनिस, नोबेल पीस प्राइज भी मिला था उनको। अमर्त्य सेन के साथ भी उन्होंने मिलकर काम किया था। तो जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है ना, हमारा भी तो टॉपिक है मेंस में। फिर ये है पंद्रेथन टेम्पल, विच वाज सीन इन द न्यूज रिसेंटली, लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट? कहाँ है? वेस्ट बंगाल, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, ये जम्मू कश्मीर। ठीक है ना। तो यहाँ ये 15 टेम्पल कब है? 8th सेंचुरी है ना। ये किसने बनाया था? मेरू, ये किंग प्रथा, ये रूलर थे कश्मीर के, उनके अंडर बना था। तो टेम्पल लॉर्ड शिवा के लिए, तो ये भी बन सकता है किसके लिए? लॉर्ड शिवा, है ना, झेलम नदी के पास है। तो ये ग्रेट फायर आई थी जिसने ये सिटी ऑफ पंद्रेठा डिस्ट्रॉय कर दी थी 960 में। ये ओनली सर्वाइविंग स्ट्रक्चर माना जाता है उस सिटी का। ठीक है, तो अभी ये बहुत सारे स्कल्पचर्स है 2nd सेंचुरी के, उसके साथ वो जो अभी एक्सकवेट हुए थे। तो एक मोनोलिथिक ये रॉक शिवलिंग, फिर 7 गरुड़ स्टाइल स्कल्पचर, और रॉक क्रेविंग कार्विंग के मोनोलिथिक स्टैचू के बड़े बड़े ना, बहुत बड़ा पैर थे ये, मतलब फीट थे, रॉक कार्विंग ऑफ फीट। मोनोलिथिक, मोनोलिथिक क्या होता है? सिंगल पत्थर से बना हुआ स्टैचू। ये अभी, ठीक है, तो जम्मू कश्मीर में पंद्रेठा टेम्पल। Which state is placed at the top spot in Scotch state of governance ranking? अभी स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस है केरला, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, तेलंगाना। गवर्नेंस कहाँ की अच्छी है? ये अभी आंध्रा को मिला था ना, आंध्र प्रदेश टॉप कर रहा है। तो इसके अलावा वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, ये भी थे ना टॉप 3 में। तो ये स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रिपोर्ट, ये एनुअल रिपोर्ट है, स्टडी करती है आउटकम ना अलग अलग स्टेट्स में। तो 2021 में वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्रा, ये स्टार स्टेट्स थे, 5 स्टार स्टेट्स जो टॉप में रहे हैं। इसके अलावा ये तेलंगाना, यूपी, मध्य प्रदेश, असम और हिमाचल प्रदेश, ये परफॉर्मर्स थे, ये अच्छा परफॉर्म किया है इन्होंने टॉप 10 में ना। तो हिमाचल प्रदेश भी है जो परफॉर्मर स्टेट है। बन सकता है प्रश्न इनमें से, नहीं, जो हिमाचल प्रदेश भी परफॉर्मर स्टेट है। इसके अलावा उड़ीसा, असम, हिमाचल प्रदेश, इनको ट्रेल ब्लेजर कहा गया है, क्योंकि 20 से 21 में इनकी इम्प्रूव बहुत हुई है रैंकिंग। कहीं ना कहीं जहाँ हिमाचल प्रदेश रहता है वो हमारे लिए फोकस एरिया हो जाता है ना, तो ट्रेल ब्लेजर इनके लिए कहा है। और असम और हिमाचल प्रदेश ने इम्प्रूवमेंट करी थी, जैसे ना ट्रेल ब्लेजर हम कह रहे हैं। तो 23 असम का था, ये अभी 9 हो गया है, और 16 हिमाचल का था, ये 10 हो गया। ठीक है, फिर उड़ीसा, ये इम्प्रूवमेंट करी है इन्होंने वाटर, जियोलॉजी, माइनिंग, वुमेन और चाइल्ड डेवलपमेंट। असम ने किए वाटर, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, रूरल डेवलपमेंट, है ना। और हिमाचल प्रदेश को ऐसा कह रहे हैं कि अक्रॉस सेक्टर्स हमने अच्छा वर्क किया है।
फिर है मातृशक्ति उद्यमिता स्कीम, ये रिसेंटली अनाउंस की गई थी। किस स्टेट में की गई है मातृशक्ति उद्यमिता स्कीम? गुजरात, मध्य प्रदेश, हरियाणा या छत्तीसगढ़? ये हरियाणा में किया गया। इन्होंने अनाउंस करी थी मातृशक्ति उद्यमिता स्कीम। इस चीज के लिए विमेन एंटरप्रेन्योर्स को प्रमोट कर रहे हैं इंटरनेशनल विमेन डे पे। इस स्कीम में क्या होगा, जिसकी फैमिली की एनुअल इनकम 5 लाख से कम है, परिवार पहचान पत्र वेरीफाइड डाटा जो होता है, तो उनको सॉफ्ट लोन्स दिए जाएंगे 3 लाख तक, ठीक है, 3 लाख रुपीज तक ये अलग से सॉफ्ट लोन देंगे। और इंटरेस्ट सबवेंशन 7% ये भी प्रोवाइड की जाएगी 3 साल के लिए, हरियाणा वुमेन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के थ्रू, ठीक है। तो विमेन डेवलपमेंट के लिए तो ये ऐसे जैसे होता है, इन चीजों में यूज किया जा सकता है कि एग्जाम्पल्स की हम ऐसे विमेन में एंटरप्रेन्योरशिप प्रमोट कर सकते हैं। एक एग्जांपल हम ये दे सकते हैं कि जैसे विमेन है बांग्लादेश में, कैसे वो अच्छे से मतलब टॉप उसमें जैसे हेड कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशंस को, लिस्टेड ऑर्गेनाइजेशंस है, एग्जांपल्स दिए जा सकते हैं। Which global association proposes world first carbon tariff? यूरोपियन यूनियन, नाटो, G20, G7। कार्बन टैरिफ ये कहाँ पर लगाया जा रहा है? यूरोपियन यूनियन, इन्होंने फर्स्ट कार्बन टैरिफ लगाया है कि जैसे उन बॉर्डर क्रॉस कर रहे हैं, जैसे स्टील है, सीमेंट, फर्टिलाइजर, एल्यूमिनियम, इलेक्ट्रिसिटी, तो यूरोपियन इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए तो यूरोपियन यूनियन कंट्रीज है, इन्होंने बैक किया था इसको, वर्ल्ड फर्स्ट कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन टैरिफ। जो पॉल्यूटिंग गुड्स है ना, उनको अगर इंपोर्ट किया जा रहा है तो उन पर टैरिफ लगेगा। और जनरली ये है कि अपने देश की इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं, स्टील, सीमेंट, फर्टिलाइजर, एल्यूमिनियम, इलेक्ट्रिसिटी। Which country successfully launched military satellite नूर 2? यूएई, ईरान, इजराइल, ओमान। नूर 2 किसका है? ईरान का है नूर 2। तो ईरान इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्पोरेशन है ना, इन्होंने लॉन्च किया है नूर 2, 500 किलोमीटर ऑल्टीट्यूड पे, तो नियर अर्थ ऑर्बिट है, नियो है ना, लो अर्थ ऑर्बिट, लियो, लियो भी बोलते हैं ना। तो दिस इज सेकेंडरी मिलिट्री सैटेलाइट इस्लामिक रिपब्लिक का। पहला नूर था, ये अप्रैल 2020 में था, और अब नूर 2 को लॉन्च किया गया। एक लियो होता है ना, या जैसे लो अर्थ ऑर्बिट में जो हमारा जियो स्टेशनरी ऑर्बिट होता है, वो कितने कहाँ होता है, कितने दूर होता है? 36,000 किलोमीटर है ना, वो ध्यान रखने का। एक बार पूछा हुआ भी था कि 36,000 किलोमीटर पे होता है, ठीक है, और वो इक्वेटर के ऊपर होता है, ठीक है। और जैसे इंडिया कौन से सैट उसमें भेजता है, रॉकेट में भेजता है? एक होता है PSLV, एक होता है GSLV। किसमें भेजता है? GSLV में भेजता है। Who is the winner of 2022 प्रिट्जकर प्राइज? प्रिट्जकर प्राइज का विनर कौन है ना? ये डिबेडो, फ्रांसिस केरे, एनी लैक्टन, जीन फिलिप बसाल या अराटा इजोकी ना। पहली चीज, प्रिट्जकर मिलता किस चीज के लिए है? आर्किटेक्चर के लिए मिलता है, है ना। ये ऑनर करने के लिए लिविंग आर्किटेक्ट जिन्होंने ना whose work demonstrates combination of qualities of talent, vision, commitment, तो कंसिस्टेंट और सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन ह्यूमैनिटी के लिए कर रहे हैं और इन्वायरमेंट बना रहे हैं आर्किटेक्चर की आर्ट के लिए। तो यहाँ पर इस टाइम पर ये डिबेडो, फ्रांसिस केरे, इनको मिला है ना। बुर्किनाबे के आर्किटेक्ट है ये, इनको इस बार का प्रिट्जकर आर्किटेक्चर प्राइज मिला है। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? फर्स्ट अफ्रीकन है जिनको ये अवार्ड मिला है। कहाँ पैदा हुए? ये गैंडो, बुर्किना फासो, फर्स्ट अफ्रीकन, फर्स्ट ब्लैक आर्किटेक्ट जिनको ये प्राइज मिला है। तो ये केरे क्यों? क्योंकि इन्होंने एम्पावर और ट्रांसफॉर्म करी कम्युनिटीज थ्रू द प्रोसेस ऑफ आर्किटेक्चर। फिर है माधवीपुरी बूच हैज बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट वुमेन चेयरपर्सन ऑफ विच रेगुलेटरी बॉडी? सेबी, नबार्ड, PFRDA या IRDA? ये सेबी है माधवीपुरी बूच है ना। इन्होंने नए चेयरपर्सन बने सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड के, जो रेगुलेट करते हैं इंडिया की $3.3 ट्रिलियन स्टॉक मार्केट इकोसिस्टम को, ये कंट्रोल करेंगे, उसको मैनेज करेंगे। और इनिशियल 3 साल के लिए इनको किया गया है। इससे पहले अजय त्यागी जी थे, 5 साल का टर्म कवर करके वो जा चुके हैं। इस टाइम पर ना जैसे फर्स्ट इनके साथ बहुत जुड़े हुए हैं, तो फर्स्ट वुमेन टू हेड इंडिया स्टॉक मार्केट रेगुलेटर। इसके अलावा 56 पे यंगेस्ट चेयरपर्सन है। इसके अलावा नॉन IAS है ये,
since 2002 as well as first person from private sector जो सेबी को लीड करेंगे, माधवी पुरी गुच सेबी के हेड।